नमस्कार बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल विपिन वर्मा साइकोलॉजी में। बच्चों, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो पैडागॉजी है और पैडागॉजी के हम करीब 16 बिंदु बताएंगे जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के चैप्टर नंबर 4 के पेज नंबर 94 में टेबल है, उसको हम डिस्कस करेंगे। और उसमें करीब 16 पॉइंट हैं। ये 16 पॉइंट से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो सेंट्रल टीटी में प्राइमरी और जूनियर स्तर पर बहुत कठिन सवाल पूछे जाते हैं, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो हम पैडागॉजी के 16 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला बिंदु क्या है? पहला बिंदु इंक्लूसिव एजुकेशन से है, समावेशी शिक्षा से है। इंक्लूसिव एजुकेशन की जो व्यवस्था है वो भारत में आप जानते हो कि कितना प्रभावी हुई है स्कूली शिक्षा में। तो अगर हम बात करें स्कूली शिक्षा में समावेशी शिक्षा, तो उनमें किन प्रकार के बच्चों को शामिल किया जाता है और क्या व्यवस्था है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा है, समावेशी शिक्षा का मतलब सबको समाविष्ट करने से है। पहला पॉइंट पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। सवाल आता है आपके यहाँ कि समावेशी शिक्षा में किन बच्चों को शामिल किया जाता है। एक ऑप्शन होता है विशेष बालक, दूसरा होता है सामान्य बालक, तीसरा होता है विशेष सामान्य दोनों, और चौथा होता है इनमें से कोई नहीं। अब आपको कंफ्यूजन होता है कि समावेशी शिक्षा केवल क्या विशेष बच्चों के लिए? गलत हो जाता है आंसर। समावेशी शिक्षा का जो पहला पॉइंट है इस पैडागॉजी में बता रहा है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कि समावेशी शिक्षा का मतलब है सबको समाविष्ट करना। सबको मतलब कोई भी कैसा भी विद्यार्थी हो, चाहे जिस वो जाति का हो, चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जिस व्यवस्था से संस्कृति से आया हो, अधिकारहीन क्षेत्र का हो, बंजारे का बच्चा हो, जनजाति हो, लड़का हो, लड़की हो, सपेरे का बच्चा हो, या होटल पर काम करने वाला हो, या माता पिता हो या ना हो। समावेशी शिक्षा क्या करती है? सबको समाविष्ट करती है। वो बालक चाहे जैसा बालक हो, बशर्ते वो क्या है, शिक्षा की व्यवस्था के साथ जुड़ सकता है, ऐसी फैसिलिटी दी गई है इंक्लूसिव एजुकेशन में। तो पहला पॉइंट। दूसरा है विकलांगता एक सामाजिक जिम्मेदारी है, इसे स्वीकार करना है। अब यहाँ वर्ड जो है ये विकलांग लिखा गया है, इसको हम और करेक्ट करते हैं। 2016 में एक अधिनियम आया था, दिव्यांगता अधिनियम 2016। इसके तहत अब किसी भी बालक को हैंडीकैप्ड या विकलांग नहीं कहा जाता है। अब यहाँ दिव्यांग या डिसेबल वर्ड यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती है, ना कि कुछ कमी होती है। विकलांग वर्ड नेगेटिविटी को फोकस करता है, जबकि दिव्यांग वर्ड जो है वो पॉजिटिविटी को फोकस करता है। दिव्यांग बच्चे सीखने के कुछ क्षेत्रों में कठिनाई महसूस करते हैं, ना कि वो सीख ही नहीं पाते। ऐसा नहीं होता है। वो कहीं कहीं पर कठिनाई जैसे सामान्य बच्चे महसूस करते हैं, वैसे विशेष बच्चे। तो ऐसे बच्चे ये ऐसे नहीं होते हैं कि इनके अंदर कोई सीखने की ऐसी कोई दिक्कत हो कि ये कुछ सीख ही ना पाते हो। तो यहाँ वर्ड लिखा गया है विकलांगता एक सामाजिक जिम्मेदारी है, इसे स्वीकार करें। ये सही बात है। दिव्यांगता जो है किसी क्षति या क्षमता के कारण पैदा होने वाली समस्या है, जिससे क्या होता है, बच्चा कुछ क्षेत्रों में कठिनाई महसूस करता है। अब यहाँ बात आती है कि इसको कोसने से या इसको नेगेटिव तरीके से बच्चे को डिकरेज करने से, इनकरेज करने के बजाय उसको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं है। ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी बच्चा हो, अगर किसी के अंदर कोई क्षति या क्षमता के कारण कोई प्रॉब्लम पैदा हुई है, तो उसका कोई ना कोई ऑप्शन जरूर होगा और हमें उन्हें अवसर देने चाहिए। तीसरा पॉइंट है, किसी विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को विद्यालय में प्रवेश को रोकने की कोई प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ फिर ये पॉइंट जो है इंक्लूसिवनेस को प्रमोट कर रहा है कि स्कूल में कोई ऐसा नियम नहीं होना चाहिए जो एडमिशन ना देने की प्रक्रिया को लागू करता हो। आपको जानकारी होगी कि भारत का कोई भी स्कूल हो, चाहे सरकारी हो, चाहे अर्ध सरकारी हो, मान्यता प्राप्त हो, प्राइवेट हो, सबको ये व्यवस्था बताई गई है एक भारत सरकार के द्वारा, उत्तर या
पर्टिकुलर राज्य की सरकार के द्वारा, तो वहां पर ये बात, स्कूल में कोई ऐसा रूल नहीं होना चाहिए जो एडमिशन ना देने की प्रक्रिया को लागू करता। इससे जो एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन है और प्रत्येक बच्चे को जो कंपलसरी एजुकेशन की व्यवस्था है, जो उसका अधिकार है, उसका वायलेशन नहीं होता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो इंक्लूसिवनेस में फैसिलिटी डेवलप की गई उसी को ये प्रमोट करता पॉइंट है कि सभी बच्चे, सभी विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चे विद्यालय में, वो चाहे ब्लाइंड हो, चाहे डिसेबल हो, चाहे उनके अंदर कोई क्षति हो, सीखने में अक्षमता हो, कोई भी बच्चा कैसा हो, उसको एडमिशन की प्रक्रिया के साथ जोड़ा जाए और जैसे वो सीखना चाहता है वैसे सीखने की व्यवस्था को विकसित किया जाए। अगला पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, बच्चे फेल नहीं होते, वे केवल स्कूल की असफलता दर्शाते। कई बार सेंट्रल टीटी में और केबीएस में सवाल रिपीट हुआ है कि बच्चे फेल नहीं होते, वे स्कूल की असफलता को दर्शाते हैं। अगर आप नेशनल कैरिकुलम का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, पेज नंबर 80 पर जाएंगे तो आपको चीजें और क्लियर होंगी। कैसे? क्योंकि बच्चे फेल नहीं होते। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन का जो प्रोसीजर है वो फेल पास करने का प्रोसीजर नहीं है, ये प्रॉपर फीडबैक है टीचर, स्टूडेंट एंड एजुकेशन सिस्टम। तो अगर बच्चा फेल होता है, उसको ये फीडबैक मिला, तो सिस्टम और टीचर भी तो फेल हुआ। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे फेल नहीं होते, वे स्कूल की या व्यवस्था को असफल दर्शाते हैं। अंतरों की स्वीकृति, विविधता का उत्सव, ये भी सवाल आपको पूछा गया है सेंट्रल टीटी में। तो यहाँ महत्वपूर्ण है अंतरों की स्वीकृति और विविधता का उत्सव। ये भी इंक्लूसिवनेस को क्या है, प्रमोट करने वाला पॉइंट है, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने वाला पॉइंट है। क्यों? क्योंकि अंतरों की स्वीकृति, जब सभी बच्चों को स्वीकार किया जाएगा, किसी को इग्नोर नहीं किया जाएगा, प्रत्येक बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं और हर बच्चा यूनिक है, तो हमें क्या करना होगा, टीचर को जो इस क्लासरूम की या स्कूल की विविधता है, क्लास के अंदर जो विविधता है, भाषा की, क्षमता की, बोली की, इन विविधताओं को क्या करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा और इसको इस समस्या, जटिलता की तरह ना लेकर के संसाधन की तरह लेना चाहिए। आपने चैप्टर नंबर 3 में भाषा वाले क्लास में भी पढ़ा था, पेज नंबर 42 पर, तो वहां बात आती है कि बहुभाषिकता को शिक्षक कक्षा में, बहुभाषिकता शिक्षक कक्षा में इसको क्या माने, एक संसाधन माने, ना कि समस्या और कठिनाई। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो इंक्लूसिवनेस है इसमें भी अंतरों की स्वीकृति, दो बच्चे एक जैसे हैं नहीं, तो इन बच्चों के जो अंतर हैं उनको स्वीकार करना पड़ेगा और जो विविधता डेवलप होगी उसको सेलिब्रेशन, उसको एक अवसर की तरह माना जाएगा। अगला पॉइंट है कि समावेशन केवल विकलांग यानी दिव्यांग लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है किसी भी बच्चे का बहिष्कार ना होना। मैंने कई बार बताया है, इंक्लूसिवनेस का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, चाहे दिव्यांग बच्चा हो, चाहे गरीब बच्चा हो, चाहे अमीर बच्चा हो, चाहे पिछड़ा हो, जनजाति हो, लड़का हो, लड़की हो, सपेरे का बच्चा हो, अधिकारहीन क्षेत्र से आया हो, कहीं का, कुम्हार का या किसी भी व्यवस्था से आया बच्चा हो, उसको इग्नोर न किया जाए, उसे एडमिशन दिया जाए और सीखने की व्यवस्थाओं के साथ उसे जोड़ा जाए, अवसरों की समानता दी जाए। क्योंकि स्कूल समाज का लघु रूप होते हैं, तो प्रत्येक बच्चे को यह अधिकार है कि वो समान अवसर का, उसको जो हक है वो मिले। अगला पॉइंट है बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है अगला, मानवीय अधिकार सीखें और मानवीय त्रुटियों पर विजय पाए। मानवीय अधिकार, देखिए स्कूली प्रक्रिया है, वहां बच्चे होते हैं और टीचर यानी सीखने वाले और सिखाने वाले, लर्नर होते हैं और फैसिलिटेटर होते हैं। तो यहाँ हमें क्या करना है, सबके अधिकारों की बात की जानी चाहिए और अधिकारों में अथॉरिटी का कोई मीनिंग नहीं होना चाहिए। अधिकारों की बात तो शिक्षक के अपने अधिकार हैं, बच्चे के अपने अधिकार। अगर अथॉरिटी की बात की जाए तो अथॉरिटी टीचर के पास ज्यादा है और बच्चे के पास कम है। तो अगर डेमोक्रेटिक डिसिप्लिन सिस्टम बनाना है तो मानवीय अधिकारों पर समझ विकसित करना पड़ेगा, ना कि अथॉरिटी डेवलप करनी है, फरमान जारी करने। अगला पॉइंट है कि विकलांगता समाज द्वारा निर्मित है, इसे तोड़े। यानी जो दिव्यांगता है ये सच में समाज के द्वारा निर्मित है, क्योंकि बच्चे को रोज डीमोटिवेट किया जाता है कि तुम देख नहीं पाते हो, तुम कैसे पढ़ पाओगे, या तुम दौड़ नहीं पाते हो तो तुम कैसे गेम में हिस्सा ले सकते हो। आपने देखा होगा कि जो ब्लाइंड बच्चे हैं, क्या वो कोई एक्टिविटी नहीं कर पाते, फोटो कॉपी करते हैं, लिखते हैं, ब्रेल सिस्टम है उसके द्वारा वो चीजें
जानते और देखते और लिखते हैं। तो हमें क्या करना है, जो अधिगम अक्षमता वाले बच्चे हैं, सीखने का कोई ना कोई तरीका जरूर निकाल लेते हैं। जिनके हाथ नहीं है वो क्या खाना नहीं खा पाते, कपड़े नहीं पहन पाते, लिख नहीं पाते, वो और तरीके उनके पास ऑप्शन है, उनसे वो डेवलप करते हैं। तो ये विकलांगता समाज द्वारा निर्मित है। रोज उनको कोसना नहीं है कि तुम्हें ये नहीं आता, ये तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती, तुम्हें हिंदी नहीं आती, तो तुम आगे नहीं जा पाओगे, सब कुछ इंग्लिश। तो ये सब कोसने से अच्छा है उसे मोटिवेट करें कि तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर क्षमता है। तो इसीलिए यहाँ वर्ड आया है कि विकलांगता या दिव्यांगता समाज द्वारा निर्मित है, इसे तोड़ें। टीचर को बच्चा रोल मॉडल समझता है और उसके वो जो प्रमोट करता है, वो जो मोटिवेट करता है, उससे बच्चे की क्षमताएं क्या होती है, और ज्यादा एम्पावर होती है। और जब टीचर बच्चे की क्षमताओं पर पॉजिटिविटी फील करते हैं तो बच्चे और रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर आता है कि प्रावधान करे बाधाएं ना गढ़े। ये क्वेश्चन केबीएस नवोदय विद्यालय में 2014 में पूछा गया, पीजीटी में पेडागोजी में सवाल है। प्रावधान करे बाधाएं ना गढ़े, बच्चों की जरूरतों के साथ सामंजस्य बिठाएं। एक क्वेश्चन आया था कि एक बच्चा है जो क्लास में कोई अनहैप्पी मूवमेंट डेवलप कर देता है, यानी कक्षा के अंदर कोई एक अनहोनी हो जाती है या अप्रिय घटना हो जाती है, तो एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? पहली कंडीशन होती है कि उसे तुरंत क्लास में ही सॉल्व करेंगे। दूसरी कंडीशन होती है कि हेडमास्टर या प्रधानाचार्य से बताएंगे। तीसरी कंडीशन होती है अपने कॉलीग्स के साथ उसको डिस्कस करेंगे। और चौथी कंडीशन होती है कि इसको हम अपने फैमिली में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इसका आंसर करोगे, बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर है। यहाँ जो पॉइंट है इसी से क्लियर होगा, हम बाद में कमेंट में बताएंगे। प्रावधान करें बाधाएं न गढ़े, बच्चों की जरूरतों के साथ सामंजस्य बिठाएं। कभी कभार किसी बच्चे को सुनाई कम पड़ता है या दिखाई दूर का नहीं पड़ता है। अब दिखाई दूर का नहीं पड़ता है तो बच्चा कहता है सर वहां पर ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा है, तो टीचर क्या करता है, मजाकिये लहजे में उसका मजाक उड़ाने के लिए कहता है तुम चश्मे बनवा लो, या तुम पता नहीं, अब वर्ड तो बहुत गंदे गंदे प्रयोग करता है, लेकिन हमने वो सारे शब्द नहीं प्रयोग किए, हमने कहा कि चश्मा बनवा लो, उसने बोला। तो अब इससे चश्मा बनवा लेने से समस्या का समाधान थोड़ी है। अब बच्चे की सीट बदल दी जाए या उसे पास बैठाया जाए या बड़े अक्षर या उससे बातचीत की जाए कि उसकी समस्या क्या है, तो प्रावधान करें। अब जैसे क्लास में होता है, कभी कभार किसी बच्चे को टॉयलेट लगा या वो पानी पीने जाना चाहता है, तो वो चुपचाप उठे और पिछले क्लास में सबसे पीछे बिना डिस्टर्ब किए पिछले दरवाजे से निकल जाए और उसके बाद वो पानी पीकर फिर चुपचाप बैठे कि क्लास डिस्टर्ब ना हो। लेकिन टीचर क्या करता है, अगर कोई बिना बताए क्लास से गया तो हम उसे पनिश करेंगे। कभी कभार ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि कोई बच्चा छुप के जाने लगता है कि क्लास डिस्टर्ब ना हो, हाई कंसंट्रेशन पे क्लास चल रही है और हम जाके चुपचाप पानी पीकर आ जाएं और फिर बैठकर अपना सीखने लग जाए। लेकिन टीचर क्या करता है, जो ही जाते देखता है, रोकता है, पूरी क्लास डिस्टर्ब करता है और फिर उस बच्चे को खूब वर्बल नॉन वर्बल तरीके से पनिश करता है। तो यहाँ इसी चीज को डिफाइन किया गया है, बताया गया है कि प्रावधान करे बाधाएं न गढ़े, बच्चों की जरूरतों के साथ सामंजस्य बिठाएं। अगला है भौतिक, सामाजिक और व्यवहार संबंधी बाधाएं दूर करें। भौतिक, अब कभी बैठने के उचित फर्नीचर नहीं है, पीने का पानी नहीं है, शौचालय स्वच्छ नहीं है, ब्लैक बोर्ड नहीं है, या कई और इक्विपमेंट नहीं है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल नहीं है, या टीचिंग एड नहीं है, टीएलएम नहीं है, और कई प्रकार की जो छोटी बड़ी गतिविधियां तो ये भौतिक गतिविधियों में आती हैं। खेल के मैदान नहीं, तो इन भौतिक समस्याओं को दूर करें। दूसरा है सामाजिक तथा व्यवहार संबंधी। समाज में कई प्रकार की बायस्ड या स्टीरियोटाइप प्रॉब्लम्स हैं, उनको खत्म करें, स्कूल में डेवलप ना होने दें। व्यवहार संबंधी, कई बच्चों के व्यवहार में होता है कि कुछ छोटी बड़ी एक्टिविटी करते हैं तो वो उसको थोड़ा इग्नोर करें और सुधारने पर चर्चा करें, उन पर रिजिड ज्यादा ना हो। अगला लिखा है सहभागिता हमारी शक्ति है। ये भी चैप्टर नंबर 4 से पढ़ोगे तो मिलेगा। सहभागिता हमारी शक्ति है, जैसे स्कूल समुदाय की, स्कूल शिक्षक की, शिक्षक शिक्षक की, शिक्षक बच्चों की, बच्चों की, शिक्षक अभिभावक की, स्कूली तंत्र व अन्य तंत्रों में सहभागिता। सहभागिता का मतलब है सबका पार्टिसिपेटिव बिहेवियर। अब सपोज दैट हेडमास्टर सोच ले कि हम सारे टीचर को अकेले राइट टाइम करेंगे। अब टीचर सपोर्ट ना करें तो कोई नियम बनेगा, कोई टाइमिंग होगी, कोई रूल होगा। अभी बच्चों का है कि कोई रूल बनाया जाए और बच्चे सपोर्ट ना
करें। अब बच्चे, टीचर, प्रिंसिपल, हेडमास्टर सारे सपोर्ट कर रहे हैं, गार्जियंस ना सपोर्ट करें, उनको कुछ डिस्कस करने के लिए बुलाया जाए, पेरेंट्स मीटिंग हो, वो ही ना आए, तो कह रहे सबकी सहभागिता से सीखने की प्रक्रिया अच्छी हो पाएगी। तो सबका जो है पार्टिसिपेटिव बिहेवियर होना चाहिए। अगला लिखा है शिक्षण के सभी अच्छे व्यवहार समावेशन के व्यवहार हैं। ये भी सवाल केबीएस में एक बार पूछा गया है कि समावेशन, जिसमें सारे बच्चों का पार्टिसिपेशन हो, सारे बच्चे सीख सकें, वो भले ऑथेंटिक तरीके से हमारी एनसीटी की गाइडलाइन या एनसीईआरटी की गाइडलाइन या सीबीएसई की गाइडलाइन या यूपी बोर्ड की गाइडलाइन में वो रूल ना हो, फिर भी अगर समावेशन के कोई ऐसे मेथड हैं जिनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है तो एज इट इज लागू कर दिया जाना चाहिए। कभी कभार ये व्यवस्था होती कि पर्टिकुलर लैंग्वेज इजाजत नहीं है, पर्टिकुलर एग्जाम्पल इजाजत नहीं देता है कि इस कंटेंट में फिट किया जाए, लेकिन बच्चे उससे ज्यादा समझते हैं, इसलिए क्या होता है, उन वाले व्यवहारों को या उन मेथड्स को लागू कर दिया जाना चाहिए, भले वो हमारे रूल्स में, हमारे रेगुलेशंस में नहीं है। इसके बाद पॉइंट है अगला, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साथ मिलकर पढ़ना प्रत्येक बच्चे के लिए लाभदायक है। यहाँ क्या है, सहयोगी व्यवहार, यानी जब साथ मिलकर काम करेंगे तो सहयोग की भावना का विकास होगा, एक दूसरे से कंपटीशन ना होकर के स्वयं में कंपटीशन बढ़ेगा। उन स्कूलों को अच्छा नहीं माना जाना चाहिए जो प्रतिस्पर्धा की पराकाष्ठा पर चले जाते हैं। इसमें दूसरे से तो बच्चा अच्छा हो जाता है लेकिन स्वयं में अच्छा नहीं हो पाता। तो इसलिए सहयोग की भावना विकसित करने के लिए बच्चों को साथ मिलकर काम करने के लिए कई सारी व्यवस्थाएं जैसे प्रोजेक्ट मेथड वगैरह हैं, इन पर काम किया जा सकता है। अगला पॉइंट है कि सहारा देने वाली सेवाएं, आवश्यक सेवाएं। इसके फोल्डिंग फैसिलिटी की बात करें कि कुछ बच्चे स्वयं काम कर लेते हैं और कुछ उनको क्या है, जरूरत पड़ती है, तो उनको सपोर्ट करें, उन्हें डायरेक्शन, दिशा निर्देश दें, फैसिलिटेटर की तरह फैसिलिटी बनाएं, लेकिन आगे आगे लीडर बनकर न चलें। बच्चों को अपने काम करने देना चाहिए ताकि वो स्वयं ज्ञान का निर्माण कर पाएं। अगला है यदि पढ़ाना चाहते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि पढ़ाना चाहते हो तो बच्चों से सीखो, उनकी कमियों को नहीं बल्कि शक्तियों को पहचानो। देखिए आपने कई बार सेंट्रल टीटी, केवीएस, एनबीएस में सवाल आया है कि गलतियां क्या हैं, पार्ट ऑफ लर्निंग। जब तक बच्चे गलती नहीं करते, जब तक टीचर से संवाद नहीं करते, जब तक अपनी कमियां नहीं बताते, जब तक वे कुछ जोड़ तोड़ नहीं करते, तब तक वो सीखने का हिस्सा नहीं होते हैं। तो यहाँ क्या है, बच्चों की कमियों को नहीं, शक्तियों को पहचानो कि इसकी सोचने का तरीका क्या है, इसका लिखने का तरीका क्या है, बनाने का तरीका क्या है, इन पर चर्चा करो, ना कि ये रेड पेन लेकर के क्या क्या तुमने गलत किया उसको फटाफट गोला बना दो। हमें कमियां नहीं देखनी, अच्छाइयां देखनी है बच्चे की, अगर पढ़ाना चाहते हो तो। ये पॉइंट, लास्ट पॉइंट है आपस में आदर भाव और परस्पर निर्भरता बढ़ाए। आपस में आदर भाव, टीचर बच्चे को कभी आप नहीं कहता और ये उम्मीद करता है कि टीचर जहां मिले वो बच्चे उसके पैर छुए। आपस में आदर भाव, क्योंकि टीचर की पर्सनालिटी रिफ्लेक्टिव होती है, जैसे जैसे टीचर बच्चों का रिस्पेक्ट करेगा वैसे वैसे बच्चे टीचर का रिस्पेक्ट करते चले जाएंगे। तो आपस में आदर भाव और निर्भरता, आप बच्चों पर निर्भर हो जाइए और बच्चे आप पर निर्भर हो जाएंगे। कभी कभार क्या होता है कि टीचर अपने आप को महान और बच्चों को बेकार समझता है और वो क्या करता है, अपने आप को सेपरेट कर लेता है, अलग कर लेता है और कहता है ये बच्चे बेकार है, कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो ये गलत बात है। यानी हमने जो 16 पॉइंट डिस्कस किए वो चाइल्ड पेडागोजी के बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो सेंट्रल टीटी, केवीएस, एनबीएस में बच्चे जा रहे हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित जितने एग्जाम है उसमें जो पेडागोजी के क्वेश्चन आते हैं उनसे ये आपके ये जो कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किए एक बार अगर देखोगे और इनके पुराने पेपर डिस्कस पे क्वेश्चंस देख करके खुद डिस्कस करोगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। बच्चों वीडियो को देखते रहो, फॉरवर्ड करो दोस्तों को, और जो अनुभव हुआ करें वीडियो के साथ उनको जरूर शेयर किया करो हमें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम अच्छे वीडियो बनाएं। किसी प्रकार का इम्प्रूवमेंट या और कुछ चाहते हो, कोई नया टॉपिक या कंटेंट पढ़ना, तो उनको कमेंट में जरूर लिखो। बहुत बहुत धन्यवाद।